हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। शर्मा जी, आज आपातकाल के 50 साल हो रहे हैं और वर्तमान समय में तमाम चीज़ें बदल गई हैं। आज वही दल उस पार्टी के साथ हैं जिन्होंने कभी उसके अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूंका था। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सही कह रहे हैं आप। धारा अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करके आंतरिक अशांति के नाम पर कांग्रेस ने अपने जो दमनकारी नीतियां थी उनको उसने लागू किया। लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी, राजनाथ सिंह जी, किसको छोड़ा था? सब बंद थे। जनसंघ के लोग ही मदद कर रहे थे लालू जी की। लालू जी आज भूल गए कि जब जेल में थे तो कांग्रेस का जो दमनकारी राशुका था, जिसको मीसा कहते थे, वो कानून लगा था और उसमें उनके पुत्री उत्पन्न होने वाली तो उनको जेल भेज दिया गया था। जब पुत्री उत्पन्न हुई तो उसका नाम उन्होंने मीसा रखा था। आज वो भूल गए उत्पीड़न को और उसी कांग्रेस से आज उनकी पार्टी गलबैयां कर रही। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज जब संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, उस किताब को, तो ये पाप कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपने समय में पास कर दिया था कि उस समय आपातकाल में तो सरकार के पास ये ये अधिकार आ गया था कि आप किसी की गोली चलाकर हत्या भी कर दें, गोली चला दें, अगर पुलिस चलाती है तो उसकी FIR नहीं लिखी जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा हिंदुस्तान में संभव था क्या? लेकिन कांग्रेस ने किया, अपने आप पारित कर लिया। प्रधानमंत्री जी ने, उस समय इंदिरा जी ने, कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो न्यायिक प्रक्रिया कानून के दायरे से अलग होगा, यानी उस पर मुकदमे नहीं चल सकता। कैसा लोकतंत्र था? आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई और आज आप संविधान की रक्षा के नाम पर लाल किताब लेकर चलते हो। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का जो खोखलापन था आज भी लोग नहीं भूले। 1971 में जानते हो क्या था? कि इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने वहां पर शरण दी, भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। 1973 में भारत की जो महंगाई दर थी वो 19.2 हो गई और ये बढ़कर 1974 में 27.3% तक का महंगाई दर हो गई। त्राहिमाम हो गया चारों तरफ। और उस समय मुद्रास्फीति की दर बढ़ने लगी, महंगाई की दर बढ़ने लगी, GDP हमारा कम होने लगा और ऐसे समय जो बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों का आक्रोश हुआ। कांग्रेस ने ऐसे समय सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। कहीं तुर्कमान गेट पर उसने लाठीचार्ज करा के झुग्गियां हटा दी, तो कहीं 1 लाख से ऊपर लोगों की नसबंदी कर दी, कहीं 1 लाख लोगों को उसने इमरजेंसी में मीसा में गिरफ्तार कर दिया। तो ये जो दोहरी नीति थी, इस संविधान की हत्या नहीं थी। हत्या से भी बड़ा कोई पाप हो सकता है तो वो कांग्रेस ने किया है। आपने कहा है कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, उससे भी बड़ा पाप किया है, लेकिन यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो या लालू की पार्टी हो, वो कह रही 11 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, बीजेपी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। हाँ, वो एक भी बता दे, 90 सरकारें बर्खास्त करी थी कांग्रेस ने पूरे भारतवर्ष में। 11 वर्ष में एक भी क्या कांग्रेसी या ये तृणमूल वाले बोल रहे ना, ममता जी की सरकारें बर्खास्त हुई थी, लालू जी की सरकार बर्खास्त हुई थी, ये नमूद्रीपाल जी की केरला की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बर्खास्त हुई थी, गुजरात की बर्खास्त हुई थी, पंजाब की बर्खास्त हुई थी। एक साथ 9 सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस आज कह रही है कि आज संकट में 11 साल में एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की। मोदी सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो संविधान के विरुद्ध हो। आज बयान दे रहे हो ना, आप कहते हो इमरजेंसी लागू है, आज आप बयान दे रहे हो, आज आप पाकिस्तान में आपके लिए तालियां बज रही हैं। आप हिंदुस्तान के में रहने के बाद और हिंदुस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान को सबूत मिल जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने के लिए, ऐसा बयान देते हो। आज आप पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियां बन रहे हो। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध आपके यानी कांग्रेस के और कुछ नेताओं के बयान जो है सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और फिर आप कहते हो कि अघोषित यहां पर इमरजेंसी है। आप पाप कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी के अजय राय, उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने काशीडोर बनाकर बनारस को उजाड़ा, अयोध्या को उजाड़ा और अब वृंदावन को उजाड़ने की वो साजिश कर रही। उनका निशाना जो वृंदावन में कॉरिडोर प्रस्तावित है उसको लेकर। मुझको लगता है कि जानकारी के तमाम अभाव है। ये जाके बनारस में कह दें, बनारस में यही सब अफवाह उड़ाए थे। आज बनारस के जो लोग वहाँ पर रहते थे उन गलियों पे, आज उनकी आमदनी 4 गुना से ज़्यादा हो गई। सबको मुआवजा भी मिला, सबको स्थान भी मिला है
और आज जो पर्यटक पहले अगर 10 आते थे तो आज 100 आ रहे हैं। अगर अयोध्या में 50,000 आता था तो आज 5 लाख आ रहा है। अगर काशी में 1 लाख आते थे तो आज 5 लाख आ रहे हैं। आमदनी बढ़ी है, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, आस्था बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज प्रवचन भी होते हैं, आज पूजन भी होता है, आज सारे देवी देवताओं के मंदिर एक साथ देखकर उस भव्यता में पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बना है। ये धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आस्था का भी सम्मान और अर्थ संचयन का भी अभियान, ये सरकार की जो उपयोगिता है उससे आज कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोगों को भड़का रहे हैं। वृंदावन अगर अच्छा होगा किसको लाभ होगा? वहाँ के रहने वालों को होगा, जो वहाँ के पूजा कराने वाले हैं उनको लाभ होगा। अगर आज 10 लोग आ रहे हैं, कल अगर 1000 लोग आए तो किसको लाभ होगा? जो वहाँ रहते हैं उनको लाभ होगा। ये बात बताने के बजाय वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से वहाँ के निवासियों, वहाँ के दुकानदारों के साथ में, एक व्यक्ति के साथ ना तो अयोध्या में अत्याचार हुआ, ना ही एक व्यक्ति के साथ में काशी कॉरिडोर में या आपका विंध्याचल में हुआ। अजय राय ने यह भी कहा है कि महादेव का जो स्थल था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्यटन स्थल बना दिया और वहीं विंध्यवासिनी धाम को उन्होंने मॉल बना दिया। उनके इन शब्दों को किस तरीके से देख रहे हैं जो धार्मिक स्थलों के लिए प्रयोग किए गए हैं? ये सनातन विरोधी वक्तव्य हैं। सनातन का उत्थान नहीं देखना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस और उसके सहयोगी हमेशा सनातन के ऊपर प्रहार करते हैं। अगर लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो पर्यटक आएगा, उसको रहने की जगह मिलेगी ना, उसके लिए होटल भी होंगे, उसके लिए जो होंगे तो रोजगार किसको? स्थानीय लोगों को मिलेगा। अगर पूजा के लिए माली आएगा तो हमारा जो आप जो पीडीए कहते हो तो माली समुदाय को लाभ होगा। जो आज मिट्टी के बर्तनों से आरती होगी कुम्हार समुदाय को होगा। पूजा करेंगे तो ये गोसाई समाज को होगा। एक जो अगर सामान वहाँ से लोग खरीदेंगे तो वैश्य समाज को लाभ होगा। अगर वो वहाँ पे लोग नदी में चलेंगे तो केवट और निषाद को लाभ होगा जो नावें चलेंगे। ये पीडीए विरोधी लोग हैं, पीडीए के नाम लेते हैं ना, ये दलित और पिछड़ के उत्थान नहीं देखना चाहते। ये सनातन का विरोध करके ये किसी न किसी प्रकार की लोगों की भावना को आहत करने का जो इनका दुष्चक्र है वो भी बंद नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं धार्मिक स्थलों का विकास होगा, सबसे ज़्यादा लाभ पीडीए का होगा। वहीं इटावा में एक घटना हुई है जिसमें एक कथावाचक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। उनको समाजवादी पार्टी में बुलाकर अखिलेश जी ने सम्मानित किया और कहा है कि जो बीजेपी सरकार है ये पीडीए के खिलाफ है। क्या कहेंगे? देखिए, 2 लोगों का व्यक्तिगत विवाद है, अभी उसकी जांच चल रही है, उसमें सत्य आएंगे। एक पक्ष कहता है कि उन्होंने अपना नाम बदल के आधार बदल कर किया और वो कथावाचक पर एक पक्ष आरोप लगाता है। अब वो क्या होगा वो जांच में आएगा। लेकिन एक विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों इसको बुला के उन्होंने प्रेस करना पड़ा लोगों को? क्योंकि भारी संख्या में जो यादव समाज है वो बीजेपी की नीतियों से प्रसन्न होकर भाजपा के साथ आ रहा है चारों तरफ। अब इनको डर है कि ये हमारा जो वोट बैंक है ना चला जाए। बीजेपी जात की राजनीति नहीं करती, लेकिन ये ब्राह्मण और यादव को लड़ाने का षड्यंत्र करके इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए। लेकिन ब्राह्मण और यादव अलग हो ही नहीं सकता। क्यों? कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्या कोई लोग भूल जाएंगे? क्या लोग भूल जाएंगे कि यदु, जो हमारे महाराजा यदु थे, वो किसके पुत्र थे? वो महाराजा ययाति के जो धर्मपत्नी थी देवयानी एक ब्राह्मणी थी, भगवान शुक्राचार्य की वो पुत्री थी और उनसे एक ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए यदु, भगवान यदु ऐसा कहा जाता है। और भगवान यदु जो महाराजा यदु थे उनसे यदुवंश चला। जो भगवान परशुराम थे ना, उनके जो शिष्य थे, पहले शिष्य को कहते थे कि जो थे भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, दूसरे शिष्य थे द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, तीसरे शिष्य थे शूद्र जिनको आप कहते हो कि कर्ण थे। और उन तीनों को उन्होंने सिखाया जरूर, लेकिन जो अपना दिव्य अस्त्र था सुदर्शन चक्र वो किसको दिया उन्होंने? यदुवंशी योगी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को दिया वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी ने। कैसे ब्राह्मण और यादव अलग कैसे हो सकता है? भगवान परशुराम के पीछे जब सहस्त्रबाहु पड़े हुए थे, उनको उनकी हत्या करना चाहते थे, तब भद्रसेन जो यदुवंश के एक कबीले के सरदार थे, उन्होंने अपने घर की स्त्री और बच्चों को आगे कर दिया। उस समय स्त्री बच्चों पर आक्रमण नहीं होता था,
1 लाख की सेना के बावजूद वो स्त्री बच्चे हटे नहीं, भगवान परशुराम की सुरक्षा का कवच बन के खड़े हो गए। और जो आक्रांता थे, जो शास्त्रबाहु थे, वो उनका बाल बांका नहीं कर सके, ऐसा कहा जाता है। तो अगर ऐसा कहा जाता है, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, तो यादव और ब्राह्मण तो प्रारंभ से एक रहे, वो अलग हो ही नहीं सकते। अब इनको डर है कि कहीं यादव भी ना चला जाए, ब्राह्मण तो पहले से था भाजपा के साथ में, अनुसूचित और पिछड़ा तो पहले से था भाजपा के साथ में, अब यादव भी अगर चला गया तो गलत हो जाएगा। इसलिए बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और एक ऐसी घटना जिसकी भी सत्यता की परख होना बाकी है, उस पर आपने ऐसा वक्तव्य दे दिया। आप कह रहे हैं ब्राह्मण और यादव एक हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी है कि 3 दिन में सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा पीडीए के सम्मान के लिए। ना दो, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने छदम बेस में कुछ और किया है या उस पर कोई और आरोप है जैसा दूसरा पक्ष कर रहा, दोनों पक्ष ही सुनना चाहिए और जो न्यायप्रिय हो घटना करना चाहिए। लेकिन इसको आप ब्राह्मण और यादव क्यों कहते हो? इस एक घटना 2 लोगों के विवाद के बीच में है। एक कहता है कि ये फलाना व्यक्ति कोई आरोपित था और गलत आधार कार्ड के आधार पर काम कर रहे हैं, एक पक्ष का कहना है। सत्य है या असत्य है, पुलिस जांच करे, जांच कर रही, जब रिजल्ट आ जाए जांच के बाद तब आप अपना वक्तव्य दो। लेकिन इसको आप 2 लोगों के झगड़े को आप यादव और ब्राह्मण का झगड़ा क्यों कहो? ब्राह्मण सबको साथ में लेकर चलता है, और यादव हो या दूसरी जात हो, उसको वो अभिन्न अंग है। ब्राह्मण कभी किसी जात के प्रति विद्वेष फैलाता, वो ब्राह्मण थोड़ी हो। ब्राह्मण कभी इस प्रकार का कृत्य नहीं करता। मैं किसी को निर्दोष या दोषी नहीं कह रहा हूं। अगर कोई दोषी है, चाहे वो जिस जाति का, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन आपको यादव और ब्राह्मण को लड़ाने वाली प्रवृत्ति से बचना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।